नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों को फिर इस मीडियम के माध्यम से आप लोगों को जानकारी, विषय संबंधित जानकारी देने पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को विशिष्ट बालक, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में बताया। यह कोर्स 3 यूनिट 5 का विषय है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ कि विशिष्ट बालक के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में, क्रिक जो डन हॉफमैन जो परिभाषाएं दी थी उनके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछली कक्षा में। मैं आज पुनः उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि विशिष्ट बालक की पहचान क्या है। विशिष्ट बालक के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं, फिर भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि विशिष्ट बालक 2 प्रकार के बच्चों को हम विशिष्ट बालक के रूप में जानेंगे। एक वह जिसकी मानसिक की योग्यता की औसत आयु बहुत कम होती है, और दूसरा वह जिसकी मानसिक औसत की जो आयु होती है, ये जो उपलब्धि होती है, योग्यता होती है, वो बहुत अधिक होती है। जिसकी मानसिक आयु की औसत कम होती है उसे हम मंद बुद्धि की श्रेणी में देते हैं, और जिसकी बहुत अधिक होती है उसे हम प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में देते हैं। दोनों ही रूपों में ये बालक जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। ये बालक अपने गुणों से परिपक्व होते हैं। ऐसे बालकों में विशिष्टता पाई जाती है उसकी मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक योग्यता को लेकर के कि वह किस प्रकार से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं आपस में, उसके अंतर में कम मात्रा पाए जाते हैं क्योंकि वे शारीरिक रूप से लगभग एक समान होते हैं। बहुत ज़्यादा उन बच्चों पर पाए जाते हैं जो शारीरिक रूप से थोड़े असमान होते हैं। तो ऐसे बालकों में मैं आप लोगों को सामान्य और विशिष्ट बालक के विषय में अंतर में पहले बता चुकी हूँ। तो ऐसे बालकों में जिसमें जहाँ तक बच्चों में शारीरिक मानसिक योग्यताओं में अंतर कम पाया जाता है, वे लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। बस उसमें विशिष्टता पाई जाती है, तो सीखने की विशिष्टता पाई जाती है। जिस विषय को, जिस पाठ्यक्रम को सामान्य बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, उसी विशिष्ट बच्चे को सीखने में समय लगता है। यह अंतर पाया जाता है। जिस सामान्य विषय को बच्चे उसके कौशलों को आसानी से कर लेते हैं, विशिष्ट बालकों को वह करने में काफ़ी समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनमें सामान्य बच्चों और विशिष्ट बालकों में अंतर काफ़ी पाया जाता है, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती तो है, लेकिन मानसिक रूप से वे कमज़ोर हो जाते हैं, वे सीख नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें विशिष्टता पाई जाती है। तो जहाँ तक आपस में अंतर पाया गया है, तो उसमें कम मात्रा में अंतर पाया गया है। शारीरिक रूप से लगभग वे एक समान होते हैं, सीखने की क्षमता में भी एक समान होते हैं, मानसिक रूप में लगभग वे औसत वर्ग के ही होते हैं। उनका समाज में जो व्यवहार होता है, सामाजिक जो व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं या मान्यताओं में ही परिधि के रूप में होता है। उसमें एक प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल जो क्षमता होती है, संप्रेषण की जो क्षमता होती है, वो लगभग बहुत कम होती है।
वे जल्दी एक दूसरे से कम्यूट नहीं हो पाते हैं, संप्रेषित नहीं हो पाते। यह उन बच्चों में पाया जाता है। तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत में शिक्षा ग्रहण की स्थिति करने की बात हो तो वे बच्चे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। फिर भी उन बच्चों को विशेषता एक्ट के माध्यम से ऐसा है कि सामान्य बच्चों के साथ में उसे अध्ययन करने के लिए सामान्य विद्यालय में उनको नामांकन के लिए सरकार की ओर से आदेश पारित होता है। और इसमें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनके लिए एक विशेष विद्यालय की भी स्थापना की जाती है, जिसमें बच्चों के लिए उसके सीखने के लिए जो टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो उस बच्चे के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, उस जगह पर उस बच्चे को नामांकन के लिए दिया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चों में बालक को उस श्रेणी में रखा जाता है ताकि जो प्रतियोगिता की भावनाएं जो होती है, ठीक है, उसमें वो बच्चे अपने में शर्म, झिझक और संकोच नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन जब बच्चों को जो अपनी शारीरिक अपंगता और सीखने की अयोग्यता जो होती है, बौद्धिक रूप से उस बच्चे में जो कम होने लगती है, और जैसे उसमें बोलने संबंधी विकारों की होती है, बौद्धिक प्रगति होती है, सृजनात्मक जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, कम दिखाई देने लगती है। ऐसे समय में बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उसी प्रकार जो तीव्र बुद्धि वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसको यह प्रकार की बिल्कुल समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि वे बच्चे जब चौथी कक्षा में होते हैं तो 8वीं कक्षा का प्रश्नों का उत्तर या फिर विषय संबंधित समस्याओं का हल कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी असहज पाते हैं अपने को सामान्य बच्चों के समान में ढालने के लिए। ऐसे बच्चों को भी काफ़ी समस्याएं होती है समायोजन करने में। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे में भी बौद्धिक प्रवृत्ति और जो सृजनात्मक क्षमता होती है, ये इतनी अधिक प्रवृत्ति हो रहती है, इतनी अधिक रहती है कि सामान्य बच्चों के समान में भी वो ढल नहीं पाते हैं। शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है होता है कि उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल मैं बताई हूँ कि शिक्षा कार्यक्रम के लिए भी उपयुक्त नहीं है कि उसे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, और हम इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। इनकी पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम तैयार करते हैं और विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था तैयार रखते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निर्योग्यता यानी बहुत कमज़ोर वाले बच्चे या फिर व्यवहारिक समस्या, आपस में बात तालमेल, जैसे कि वो बच्चे होते हैं कि अगर आप उससे मिलोगे तो वो अपने धुन में रहते हैं, वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, आपकी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपके साथ हंस बोल नहीं पाएंगे, मतलब कि वे एक प्रकार के व्यवहारिक समस्या से जूझते हैं। विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले जो बच्चे होते हैं, संवेदिक अपंगता वाले जो बच्चे होते हैं, जो कुछ अपंगता, बहुत सारे शारीरिक अपंगता होते हैं, संवेदी अपंगता, कुछ अपंगता बौद्धिक रूप से जो प्रखर होते हैं, जिसमें चिंतन और मानसिक शक्ति जो होती है, इस प्रकार से बच्चे आपस में नहीं जुड़ पाते। तो मैं बताई हूँ आप लोगों को विशिष्ट बालक के बारे में। अब मैं चर्चा करूँगी विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे आप कर सकते हो, कैसे जानोगे कि वह बालक विशिष्ट बालक है, कैसे वह बालकों को आप विशिष्ट बालकों के रूप में या श्रेणी के रूप में आप उसे रखोगे और उस बालक को विशिष्ट बालक के रूप में आप इंगित करो, ठीक है। विशिष्ट बालकों की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, विशिष्ट बालकों के लिए, कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए, कक्षा में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विधियों का निर्माण किया जाता है, विधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उस विशिष्ट बालकों को पहचाना जा सके। उस कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, उसके आधार पर, उसकी कसौटी पर उसे ये उपलब्ध कराया जाता है, उसे अलग छांट करके रखा जा सकता है कि वो बालक विशिष्ट बालक है, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें हम लोग किस बालकों की पहचान के लिए करेंगे, कक्षा में विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पिछड़े बालकों की पहचान, बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन की पहचान। आप लोगों ने कक्ष में जब आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो
तो आप लोगों ने साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह सब किए होंगे, किए हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने किए होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट किए होंगे, या फिर आप लोगों ने किए होंगे अचीवमेंट टेस्ट किए होंगे, मेमोरी टेस्ट, जो भी जिस प्रकार का आप लोगों को जो साइकोलॉजी टेस्ट हुआ है वो जो आपके सिलेबस में है उन्हीं के माध्यम से आप लोगों ने किए। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट के विषय में मैं चर्चा करूँ कि पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जाती है। इसमें कुछ इसके माध्यम से कुछ टेस्ट किया जाता है, कुछ जानकारी दी जाती है, ठीक है, कुछ टेस्ट किया जाता है, जानकारी दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कक्षा में पिछड़े बालकों को पता लगाना हो तो सभी बच्चों को सबसे पहले में सामूहिक परीक्षण यानी ग्रुप टेस्ट लिया जाता है। ग्रुप टेस्ट लिया जाता है। सामूहिक परीक्षण में बुद्धि परीक्षण का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों की IQ लेवल देखा जाता है, बुद्धि देखा जाता है कि विद्यार्थियों की जितने कक्षा में विद्यार्थी उन सभी विद्यार्थियों में उन बच्चों के बीच में IQ लेवल उन बच्चों का कितना है, यह देखा जाता है। इससे ग्रुप टेस्ट के रूप में यह उपलब्धि होती है। दूसरी उपलब्धि टेस्ट होती है, आपका परीक्षण होता है अचीवमेंट टेस्ट, जिसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ये विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में जानने के लिए विशेष प्रकार की टेस्ट की जाती है। मतलब कि छात्रों की वह उपलब्धि के बारे में जाने, यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण टेस्ट होता है जिसको देना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि कौन कौन सा बच्चे में अचीवमेंट है कि वह कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इससे या इस टेस्ट से पता चलता है कि या परीक्षण से पता चलता है कि छात्र अपने भविष्य में, अपने भावी जीवन में किस किस क्षेत्र में जाने के लिए स्वयं को इच्छुक बना रहे हैं। फिर बाद में है इसके साथ में और टेस्ट लिया जाता है इंडिविजुअल एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। इसके आधार पर भी ग्रुप टेस्ट लिया जाता है, सामूहिक परीक्षण के द्वारा में लिया जाता है। इसमें बच्चों के व्यक्तिगत परीक्षण संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती है, बुद्धि उपलब्धि संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसमें पता चलता है कि बच्चे का जो व्यक्तिगत बुद्धि है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से जो व्यक्तिगत बुद्धि है, उन बच्चों का एक बच्चे से दूसरे बच्चे का व्यक्तिगत बुद्धि कितना अंतर है, कितना अंतर पाया जाता है, मतलब कि वह कितना अंतर होता है और कितना अंतर उन बच्चों में पाया जाता है। कहने का मतलब कि इन बच्चों में इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है, व्यक्तिगत बुद्धि टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। फिर होता है इसी प्रकार से उसकी मानसिक रूप में कि वह पिछड़े हैं या फिर मन बुद्धि है, इसकी पहचान की जा सकती है। पिछड़े बालक में हम लोग जाने कि इसमें जो जो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे सामूहिक टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताई, ग्रुप टेस्ट, फिर अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताई, इसके बाद में मैं व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो पिछड़े बालकों से लिया जाता है, जिसके विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए, जिससे मैं चर्चा कर रही हूँ आप लोगों के पास में पिछड़े बालकों के बारे में। तो पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम लोग जानते हैं। पिछड़े बालकों में क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें सीखने, सबसे पहला तो है कि इसमें सीखने समझने की जो गति होती है काफ़ी धीमी होती है और वो सीख करके जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कक्ष में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वह विद्यार्थियों के जो पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शिक्षक के बातों को सीखने कक्षा समाप्त होने के उपरांत ये बच्चे भूल जाते हैं और बहुत हो सकता है सिखाने के क्रम में बहुत धीमे सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जैसे हो जाता है गणित का फार्मूला, या हो सकता है ज्योग्राफी में भारत का नक्शा या फिर किसी प्रकार की जानकारी देना, ठीक है। या फिर हो सकता है खेल संबंधी को कैरिकुलम संबंधी में भी, जैसे कि कुछ जैसे कुछ गेम्स के जो नियम होते हैं, खेल के जो नियम होते हैं, तो वो जल्दी सीख नहीं पाते, वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके सीखने और समझने में काफ़ी धीमी होती है, बहुत धीमी गति से सीखते हैं। फिर है मानसिक आयु अपने समकक्ष छात्रों में कम होती है,
जो उसकी मानसिक आयु होती है, जो सीखने की जो क्षमता की जो बुद्धि उपलब्धि होती है, अन्य छात्रों से काफ़ी कम होती है। इस प्रकार के बच्चों की जो मानसिक उपलब्धि होती है, मानसिक आयु की उपलब्धि होती है, अन्य छात्रों से काफ़ी कम होती है। फिर है शैक्षिक उपलब्धि सामान्य। शैक्षिक उपलब्धि होती है सामान्य या फिर औसत से भी कम होती है। शैक्षिक उपलब्धि मतलब कि अधिगम, सीखने की जो उपलब्धि क्षमता होती है, ऐसे बच्चे सामान्य या औसत क्षमता से कम होते हैं, पिछड़े बालकों की। फिर है प्रायः इन बच्चों में, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रायः इन बच्चों में मौलिकता का अभाव होता है, मौलिकता का अभाव होता है। फिर ये बच्चे जो होते हैं व्यवहार असमायोजित, व्यवहार में जो समायोजित होते हैं, जैसे कि हम उनसे मिलें, उनसे बहुत अच्छा से बात करें। क्लास में, कक्षा में क्या होता है, कुछ बच्चे का एक प्रकार का सामान्य व्यवहार और सामान्य पाठ्यक्रम संबंधित रूप में चर्चा करना या फिर अन्य सामाजिक संबंधी रूप में चर्चा करना, उनकी आपसी तालमेल, आपसी व्यवहार से क्या होता है कि वे बच्चे एक दूसरे से समायोजन कर लेते हैं, ग्रुप बन जाता है उसका, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का। और कुछ बच्चे होते हैं जो समायोजित ही नहीं कर पाते हैं, उनका ग्रुप ही नहीं बन पाता है, वो बिल्कुल अकेले थकेले रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे असमायोजित रहते हैं, वह समाज में पृथक रूप से बना हुआ रहता है। तो ये तो रहे आपके पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पिछड़े बालकों की पहचान के रूप में मैं आप लोगों को बताई कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं, उसकी विशेषताएं कैसे होती, इस विषय को मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताई हूँ। आगे चर्चा करती हूँ जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान क्या होती है। इनकी पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, इनकी पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के अतिरिक्त, इनकी पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण की अतिरिक्त विशेषताओं को, उपलब्धि परीक्षण की अतिरिक्त विशेषताओं को, जो उपलब्धि परीक्षण होती है उसकी अतिरिक्त विशेषताओं को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें क्या है, अतिरिक्त विशेषताओं में है कि पिछड़े बालकों की पहचान में आप लोग देखेंगे कि कसौटी मानकर इसे विशेष रूप से पहचाना जाता है कि क्या होता है, कि इसमें मानसिक रूप से किस प्रकार से पिछड़ जाते हैं। एक प्रकार का होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है, अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है, मतलब कि बहुत कम ये चिंतन कर पाते हैं किसी भी विषय पर। फिर इसमें सीखने की गति काफ़ी धीमी होती है, सीखने की गति काफ़ी धीमी होती है। इसमें रुचियाँ काफ़ी सीमित होती है, इसमें रुचियाँ काफ़ी सीमित होती है। इसमें मौलिकता का अभाव होता है। शारीरिक विकास में ये बालक पिछड़ जाते हैं, शारीरिक विकास में ये बालक पिछड़ जाते हैं। फिर दोषपूर्ण शब्दावली, दोषपूर्ण शब्दावली, ये सामान्य बात है कि हम लोग कभी कभी बोलचाल की भाषा में कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है, वो अलग बात है, वो लय में हमारी कभी कभी आ जाती है, लेकिन इन बालकों में हमेशा दोषपूर्ण शब्दावली पाई जाती है। फिर है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना, जो इमोशनल जो होता है, डर, भय, खुशी, संकोच, निंदा, बहुत सारे जो होते हैं जो हमारे इमोशनल से आते हैं, अंदर से आते हैं, तो इसमें वे अस्थिर होते हैं। भय होते हैं, भयभीत होंगे तो भाग जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर लगेगा भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, और बहुत ज़्यादा संकोच लगेगा तो चुपचाप रहेंगे शर्मीले मिजाज की तरह में। और क्रोध आएगा तो सीधे फोड़ देंगे, किसी का सिर फोड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे। मतलब कि बहुत प्रकार की इसमें दोषपूर्ण, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। फिर सामान्यीकरण में ये बालक अयोग्य होते हैं, मतलब कि जनरलाइजेशन जो इनका होता है, सामान्यीकरण जो होता है, इसमें वे अयोग्य होते हैं। फिर नैतिकता की जहाँ बात की जाए, मोरलिटी की जहाँ बात की जाए,
नैतिक शास्त्र प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा हो। नैतिक विद्यालय में क्या क्या किया जाता है? नैतिक शिक्षा में आप लोग बताएं। नैतिक शिक्षा जो हमारे जब वंदना होती है उसके पश्चात जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, नैतिक शिक्षा से संबंधित आधारित होते हैं कि कुछ ऐसा प्रेरक प्रसंग बोलना जिससे कुछ नैतिक शिक्षा मिले, ज्ञान का भंडार मिले, सीखने की क्षमता मिले। तो ये बच्चे जो होते हैं ये अनैतिकता की ओर नहीं बल्कि अनैतिकता की ओर और अपराध की ओर इनका झुकाव ज़्यादा होता है। फिर इसमें क्या होता है? शॉर्ट अटेंशन, लघु अवधान। अवधान के विषय में मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। इसका भी मैं एक टॉपिक रखी हूँ। अवधान क्या है, अटेंशन क्या है, बच्चे अटेंशन कब हो जाते हैं। सिंपल रूप में मैं अटेंशन की बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा में बैठने के क्रम में आप अटेंशन बोला जाता है, अटेंशन। तो बच्चे अटेंशन के रूप में नहीं बैठते। बहुत कोई होता है अपना हाथ को इधर उधर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे टिपिर करते हैं, या फिर पैरों को ऐसे ऐसे दोनों तरफ से हिलाते हैं। स्थिर से नहीं बैठना, ध्यान पूर्वक नहीं बैठना, ये अवधान, अटेंशन, शॉर्ट अटेंशन, लघु अवधान होता है इन बालकों में। इस प्रकार ये एक प्रकार की बीमारी ही समझिए, बुराई भी समझिए, एक प्रकार का अटेंशन होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी तक बताई विशिष्ट पिछड़े बालक की। आगे मैं चर्चा करती हूँ बाल अपराधी बालक की पहचान। बाल अपराधी बालकों की पहचान। बाल अपराधी जो बालक होते हैं वे कैसे होते हैं? बाल अपराधी जो बालक होते हैं उसकी पहचान क्या होती है? वे किस प्रकार के बालक होते हैं जिसे आप पहचान पाइएगा और कह पाइएगा कि वे बालक बाल अपराधी हैं, कि पहचानने के लिए उसकी विशेषताएं है ना। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे सुने होंगे पेपर में, कि बहुत सारे पेपर में, टेलीविज़नों में या फिर न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब के माध्यम से, कि बाल अपराधी बालक कैसे होते हैं, जो किस किस प्रकार के अपराध करते हैं, उसमें किस प्रकार क्या दोष होते हैं, क्या गुणवत्ता पाई जाती है, या क्यों वे बाल अपराधी बन जाते हैं, क्यों इस तरह से हरकत करने लगते हैं। तो हम बाल अपराधी की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी विशिष्ट बालक में ही आएंगे। तो इसकी विशेषताएं कुछ होती हैं जो इस प्रकार से है। बाल अपराधी का व्यवहार जो होता है सदा अर्जित या सीखा हुआ होता है। वो शुरू से इस प्रवृत्ति के होते, शुरू से छोटे समय से वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ न कुछ आपराधिक घटना करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसे वह व्यवहार में ले आते हैं, अपने बिहेवियर में ले आते, व्यवहार में अर्जित कर लेते हैं और सीखा हुआ पाते हैं। तो इस प्रकार का बालक होते हैं बाल अपराधी व्यवहार प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा ऐसा कि ऐसे बालक जो होते हैं सामाजिक सिद्धांतों और आदर्शों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। सामाजिक सिद्धांतों, समाज में, सोसाइटी में एक प्रकार का रूल होता है, उठने बैठने, रहने, खाने पीने, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, कार्यक्रमों को सबको मनाने का एक प्रकार का रूल होता है। लेकिन जो ऐसे होते हैं बाल अपराधी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वे सामाजिक सिद्धांतों और मान्यताओं को नहीं मानते हैं, वे बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते। बाल अपराधी बालक को बोला जाए तो असामान्य विद्यार्थी नहीं होता है। इसे हम अबनॉर्मल नहीं कहेंगे, बल्कि इसकी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं और जो इनकी आवश्यकताएं जो होती है वह दबकर रह जाती है। जिस वजह से ध्यान दीजिएगा, बाल अपराधी बालकों में जो विशेषताएं होती हैं, इन बालकों में जो इसकी इच्छाएं होती हैं, जिसकी आवश्यकताएं होती है और आशाएं होती है, जो दब कर रह जाती हैं, ठीक है। तो इन बालकों में जो इस प्रकार की भावनाएं दब कर रह जाती है, जिस वजह से वे अपनी भावनाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, सीख पाते, जिससे उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जन्म होता है और वह इस प्रकार के बालक बन जाते हैं। बाल अपराध में प्रायः कौन कौन से कार्य वो लोग करते हैं? अहिंसक कार्य करते हैं। आप लोग जानते होंगे कौन कौन से कार्य करते हैं, बता सकते हैं? बाल अपराधी के जो बालक होते हैं कौन कौन से ऐसे हिंसक कार्य करते हैं? मैं बताती हूँ। बाल अपराध के जो बालक होते हैं प्रायः चोरी करना, छोटी चोरी से बड़ी चोरी करना,
चोरी करना, तंग करना। चोरी करना भी देखिएगा, वो चोरी वही उसी को करते हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। फल चोरी कर लेंगे, आपका ब्रेड चोरी कर लेंगे, जैसे खाने की आवश्यकताएं, पहनने की आवश्यकताएं, अन्य प्रकार की आवश्यकताएं, तो चोरी करने की जो उसके अंदर जो प्रवृत्ति हो। तंग करना, किसी को परेशान करना, ये बाल अपराधी बालकों की प्रवृत्ति होती है। फिर गलत आचरण करना, जैसे सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान का खाना, आवारागर्दी करना, ठीक है। फिर झूठ बोलना, ठीक है। मारपीट करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, विद्यार्थियों को विद्यालय से भगाना, ठीक है। फिर सेक्स रैकेट, ये बहुत कम उम्र से ही अपने जो दुर्प्रवृत्ति के होने लगते हैं और गलत व्यवहार करने की वजह से ये गलत कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चे होते हैं, इस प्रकार की गलत भावनाओं से ये बच्चे जुड़ जाते हैं और कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं, ये तो हुई बाल अपराधी बालकों की चर्चा। आगे हम चर्चा करते हैं प्रतिभावान बालकों की पहचान, गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभावान बालकों की पहचान। प्रतिभावान बालकों की को निम्नलिखित विधियों के रूप में हम पहचान सकते हैं, निम्नलिखित तरीकों से हम उसे पहचान सकते हैं। उन बच्चों को सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। फिर अभिरुचि परीक्षण कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। फिर इससे संबंधित व्यक्तियों की जो सूचनाएं होती है, इसके पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, उसके विषय में हम सूचनाएं ले सकते हैं कि वह बालक की प्रवृत्ति किस प्रकार से, वह बालक किस प्रकार का है, उसके व्यवहार में वह बालक किस प्रकार का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बालक पाए जाते हैं। फिर है ये विशेषताएं जो होती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती है जो बाल प्रतिभावान बच्चों में पाई जाती है, गिफ्टेड चिल्ड्रन में पाई जाती है। आप लोगों ने एक प्रकार का मूवी देखा होगा, तारे जमी पर, देखे होंगे। उसमें वो बच्चा का बिहेवियर कैसा था, वो बच्चा कुछ अलग था, गिफ्टेड चिल्ड्रन था। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, वो काफ़ी अलग होती है। इसमें बच्चों में जिस प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, ये विशेषताएं आसानी से सीख लेते हैं, पाई जाती है। ये विशेषताएं वो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है। इनका चिंतन जो होता है, कॉन्शियस जो होता है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता, चिंतन कॉन्शियस, ये बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इनका कॉन्शियस बिल्कुल अलग होता है, तर्क वितर्क ये कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी विषय पर चिंतन कर पाते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम पर ये चिंतन कर पाते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता से संबंधित हो, चाहे कक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित हो, चाहे वह विषय से संबंधित हो आपका, चाहे पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, चाहे वो प्रतियोगिता से संबंधित हो, वो हर विषय पर चिंतन कर पाते हैं। चिंतन करने की क्षमता उसमें स्पष्ट होती है, वो स्पष्ट रूप से चिंतन कर पाते हैं। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बालक जो होते हैं सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। सामान्य बुद्धि क्या कहते हैं, जैसे बताइए, जैसे किसी चीज़ को हम लोगों को सीखना, कक्षा में सीखना, सीखने के क्रम में हम लोग अपनी बुद्धियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बच्चे होते हैं जो सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। फिर प्रतिभावान बालकों की विशेषताएं कैसे होती, सामान्य अध्ययन की अपेक्षा रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के जो बालक होते हैं ये रटते कम हैं, लेकिन समझते ज़्यादा है। समझने पर ये बच्चे विश्वास करते हैं ताकि वे समझ सके। रटे कम, समझने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। समझने पर, जैसे मान लीजिए कि हिंदी का कोई विषय हो,
अंग्रेजी का कोई विषय हो, गणित का कोई विषय हो, गणित के फार्मूला हम लोग आम तौर पर रटते हैं, ठीक है, आम तौर पर हम लोग रटते हैं। गणित का जो फार्मूला हम लोग आम तौर पर रटते हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये सीखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये समझने पर विश्वास करते हैं। कठिन कार्य बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। कठिन कार्य जो होते हैं बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। जैसे कक्षा में कुछ कार्य मिलता है, कक्षा में कुछ कार्य बच्चों को प्राप्त होता है। जब कक्षा का शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाने के बाद में शिक्षक किसी पाठ को, जैसे किसी प्रश्न को पूछते हैं, प्रश्न को पूछने सरल तरीके से पूछने के बाद शिक्षक जो होते कठिन तरीके से पूछना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि कठिन कार्य या फिर कठिन प्रकार के प्रायोगिक कार्य दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, फाइल बनाना, है ना। तो इन सभी पाठों को ये जो बच्चे होते हैं बहुत आसानी तरीके से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को सीखने में काफ़ी समस्याएं नहीं होती हैं। इनकी वो बुद्धि उपलब्धि जो होती है काफ़ी ऊंच होती है। आप लोगों को मैं शुरू में बताया कि 2 तरह के बच्चों की बुद्धि उपलब्धि, जिसकी औसत श्रेणी काफ़ी ऊंची होती है। तो बच्चों, ये बच्चे वही बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं, इनकी बुद्धि उपलब्धि काफ़ी ऊंची होती है। बहुत कम समय में सीख जाते हैं ये बच्चे, अपने को ढाल देते हैं, उस समस्या में ढाल देते हैं, सीख जाते हैं। और इन बच्चों को समस्याएं नहीं होती, समस्याओं का सामना बहुत कम करना पड़ता है इन बच्चों को। ये बच्चे काफ़ी चिंतनशील प्रवृत्ति के होते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं अध्ययन संबंधी बातों को रटने के बजाय ये बच्चे जो होते हैं सीखने में विश्वास करते हैं। इन बच्चों के अंदर में एक प्रकार का मौलिक चिंतन होता है, ठीक है। तो विशिष्ट बालकों की, तो ये बच्चे प्रतिभावान होते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, विशिष्ट बालकों का जो वर्गीकरण किया है, सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले ये विशिष्ट बालक जो होते हैं, क्लासिफिकेशन की बात ही कर रही हूँ। सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले ये जो विशिष्ट बालक होते हैं आपस में काफ़ी असमानताएं रखते हैं, सामान्य नहीं होते, इनमें आपस में काफ़ी असमानताएं होती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बालक होते हैं शारीरिक और निरोगिता के कारण में, कुछ बच्चे बौद्धिक क्षमता के कारण में, कुछ बच्चे होते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि के कारण में विशिष्ट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, कुछ बच्चे होते हैं, बालकों में भिन्नता पाई जाती है, इन भिन्नताओं में विशिष्ट बालकों की होती है। कहने का मतलब कि इसमें असमानताएं पाई जाती है, बालकों में शारीरिक मानसिक रूप में निर्योग्यता पाई जाती है। कुछ बच्चे होते बौद्धिक क्षमता के कारण, कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट होते हैं, और इन्हीं असमानताओं के कारण इन बच्चों को विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। इन्हीं असमानताओं के कारण इन बच्चों को, इन्हीं असमानताओं, कौन सी असमानताएं, मानसिक और शारीरिक असमानताएं, दुर्बलताओं या सीखने की क्रिया में इन बच्चों को बिल्कुल अलग रखा जाता है, ठीक है। तो इन बच्चों में जो आप लोगों को हम बताएं प्रतिभावान बालकों की पहचान, ताकि ये प्रतिभावान जो बालक होते हैं ये बिल्कुल अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ये बालक बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों में आप लोगों को या वीडियो बनाने के से पहले मैं आप लोगों को जो रिटन नोट देती थी, उस नोट्स में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में मैं आप लोगों को प्रश्न भी पूछी हूँ कि जैसे प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को आप बताइए, बिछड़े बालकों की विशेषताओं को बताइए, विशिष्ट बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे इसके बारे में बताइए। तो इन सभी बालकों के बारे में मैं आप लोगों को जो प्रश्न दी हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर या हल जरूर किए होंगे, ठीक है। तो इन विशेषताओं में जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, तो इन विशेषताओं में क्या पाया गया है, ये विशेषताएं कैसी होती हैं, इन विशेषताओं में किस प्रकार से पाया गया है। जैसे मैंने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण में कहा है, विशिष्ट बालकों की वर्गीकरण में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि इन्हीं असमानताओं के कारण में विभिन्न स्तरों या वर्गों में विशिष्टताएं पाई जाती है। इन बालकों में विशिष्टताएं व्यक्तित्व तथा आवश्यकताओं को, इनकी आवश्यकताओं को समझना तथा उनके अनुरूप विशेष योजनाओं एवं शिक्षण
की व्यवस्था करना, इनके अनुरूप विशेष योजनाओं को समझना और शिक्षण की व्यवस्था करना अधिक सार्थक होगा, क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्तित्व वाले जो बच्चे होते हैं, आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, इनको अपने अनुरूप समझना और इनको सीखने के लिए इनकी लिए योजनाओं बनाना और इनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना अधिक सार्थक होगा। लेकिन विभिन्न लेखकों तथा विद्वानों ने कहा है, विभिन्न लेखकों तथा विद्वानों ने विशिष्ट बालकों की उनकी विशेषताओं और प्रकृति के विस्तार तथा क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। ठीक है, इनको किस आधार पर किया है, किस आधार पर अलग किया है? इनकी प्रकृति, इनकी विशिष्टता, इनका क्षेत्र, इनकी प्रकृति, इनकी विशिष्टता, इनका क्षेत्र के आधार पर इसे अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है, अलग किया। कहने का मतलब कि यदि मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा के क्षेत्र के दृष्टिकोण में हम जाने और बात करें तो व्यवहारिक जो उपयोग होता है समस्त प्रकार के विशिष्ट बालकों में पाया जाता है। इस व्यवहारिक उपयोग होता है या समस्त तरह के विशिष्ट बालकों में यह पाया जाता है, जिसे हम 4 भागों में रख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम 4 भागों में रख सकते हैं और 4 भागों में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। 4 विशिष्ट वर्गों में इसे रखा जा सकता है। 4 विशिष्ट वर्गों में इसे रखने का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए कि इन बालकों को 4 विशिष्ट वर्गों में रखा जा सकता है, तो सबसे पहला इसे हम लोग शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सबसे पहला हम इसे चर्चा करते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की चर्चा करते हैं। 4 वर्गों में हम रखे हैं ना, तो सबसे पहले शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो होते हैं, इस श्रेणी के वे सभी बालक आते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसी शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यता होती है। शारीरिक रूप से ध्यान दीजिएगा, शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, ऐसे बालकों में सभी बालक आते हैं इसमें शारीरिक रूप से विशेष प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यता होती है, जिसके कारण सामान्य बालकों के समान प्रचलित शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इस बालकों में क्या होता है, ये बालक किस प्रवृत्ति के होते हैं, नहीं हो पाते हैं ये जो बालक होते हैं। उसके बाद ये शारीरिक अक्षमताएं जो और अयोग्यताएं होती हैं, शारीरिक अक्षमताएं अयोग्यताएं होती हैं, ये जिनके कारण ये सामान्य बच्चों के समान अयोग्यताएं होती है, जिनके कारण ये सामान्य बच्चों के समान प्रचलित शिक्षणों एवं पाठ्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्षमताएं होती है, शारीरिक अक्षमताएं अयोग्यताएं होती है, जिनके कारण ये जो सामान्य बालक के समान, जिनके कारण प्रचलित शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम से ये बच्चे जो होते हैं लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। ये शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताओं के कारण इन बालकों में अन्य विकास क्षेत्रों में जाने से बाधाएं उत्पन्न होती है, अतः उन्हें शिक्षित करने के लिए, शिक्षा और स्वावलंबी बनाने के लिए, सिखाने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रविधियों एवं व्यवहारों के तकनीक यंत्रों के द्वारा इन बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकताएं होती है, तथा निर्देशन और परामर्श की आवश्यकताओं के द्वारा ही इन बच्चों की जो कमी होती, अक्षमता होती है, तो शारीरिक अक्षमता होती है, मानसिक अक्षमता होती है, वह उसे दूर किया जा सकता है। इस अक्षमता के बारे में भी, अधिगम की अक्षमता के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिलेबस में ये है या फिर सिलेबस में बाहर है, जो भी हो, मैं आप लोगों को इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इन बच्चों में शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को 3 उपवर्गों में रखा गया है। शारीरिक बच्चों के बारे में, विशिष्ट बालकों के बारे में कहा गया है, तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालकों को जो 3 वर्गों में रखा गया है, इसमें सबसे पहला हो जाता है आपके लिए संवेदिक रूप से विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड चाइल्ड। दूसरा हो जाता है गतीय रूप से विकलांग बालक, इम्पैरिड
चाइल्ड। फिर तीसरा हो गया मल्टीपल हैंडीकैप्ड, बहुल विकलांग। तो संवैधिक रूप से विकलांग बालक जैसे जन्मांध, कमजोर दृष्टि वाले होते हैं, बहरे होते हैं, ऊंचा सुनने वाले होते हैं, श्रवण दोष होते हैं, देर से बोलना या फिर नहीं बोल पाना। गतीय रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, ये शारीरिक रूप से किसी अंग से, जैसे मान लीजिए कि पोलियो का शिकार, लकवा से ग्रसित या उक्त रक्तचाप या दुर्घटना या फिर लंबी बीमारी के कारण पूर्ण या फिर आंशिक क्षति से जो इन बच्चों को शारीरिक शरीर के कोई अंग को प्रभावित करना या शरीर का जो कोई अंग प्रभावित होता है, तो इस प्रकार के ये बच्चे होते हैं। तो ये बहुल रूप से ये क्या बोलते हैं, गतीय रूप से ये बच्चे विकलांग होते हैं। उसके बाद होते हैं बहुल विकलांग मल्टीपल हैंडीकैप में। इस श्रेणी के अंतर्गत वे बच्चे सम्मिलित होते हैं जो एक से अधिक शारीरिक निर्योग्यताओं जैसे सेरिब्रल पल्सी, मिर्गी या फिर पैलेजिया ये आदि रोग से ग्रसित होते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुल विकलांग जो होते हैं, मल्टीपल हैंडीकैप जो होते हैं, ये शारीरिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये बालक इसमें सम्मिलित होते हैं जो एक से अधिक शारीरिक निर्योग्यताओं के कारण में बीमार होते हैं। के कारण बीमार होते हैं। जैसे इन बच्चों में जो समस्याएं होती हैं, इसमें बच्चों में समस्याएं होती हैं सेरिब्रल, ठीक है, पल्सी, फिर मिर्गी, फिर पहले जो पैराप्लेजिया जो होते हैं और रोगों से ग्रसित होते हैं। फिर आगे में ये तो रहे शारीरिक रूप से विकलांग बालक। फिर आगे मैं चर्चा करती हूँ आप लोगों के पास में मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। बच्चों मैं आप लोगों को मैं अभी बताई शारीरिक रूप से विकलांग बालक, इस पर मैं थोड़ा सा कुछ चर्चा करने चाहूँगी। इस पर मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को बताई हूँ कि शारीरिक रूप से जो बच्चे विकलांग होते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उसे किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है और वो बालक कैसे होते हैं। कुछ होते हैं जन्मजात होते हैं, कुछ जन्म से पहले हो जाते हैं, कुछ वातावरण से कारण होते, सामाजिक वातावरण के कारण होते हैं, और कुछ होते हैं जो आपका उस वातावरण के कारण दुर्घटनाओं के कारण, जिस दुर्घटनाओं के शिकार वो बच्चे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वे सभी जो बच्चे होते हैं इन सभी समस्याओं से संबंधित होते हैं। इन सभी समस्याओं के कारण उन बच्चों में इस प्रकार की जो मैं आप लोगों को बताई संवेदिक रूप से, गतीय रूप से या बहुल विकलांग बहुत सारे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। हमारे पूर्वजों की ओर से जो बीमारी होती है, जो उभर कर आते हैं, जो बच्चे में एक दशक के बाद दूसरे दशक में ये बीमारी जो होती है कदम रखते हैं, तो ये जन्मजात होते हैं। कुछ बच्चे में यह पाई जाती है, कुछ बच्चे में वातावरण के साथ में होता है, और कुछ बच्चे में शारीरिक दुर्घटनाओं के कारण भी यह बीमारी पाई जाती है। ठीक है, तो बहुल विकलांग में भी यह पाई जाती है। यह भी एक प्रकार का बीमारी है। जब बच्चे किसी प्रकार के शुरू से ही जब बच्चे कमज़ोर रहते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं, और ये बच्चे कुपोषण के भी शिकार रहते हैं, और बचपन में ही इसे बहुत प्रकार के टीका वगैरह का प्रयोग इसे नहीं दिया गया हुआ होगा, तो ऐसे बच्चे सेरिब्रल जो मस्तिष्क से संबंधित रहता है, इस प्रकार की बीमारियों से संबंधित रहता है। क्योंकि हमारा शरीर का जो सूचना तंत्र होता है बच्चों, यह सूचना तंत्र हमारे मस्तिष्क का जो तंत्र होता है यहाँ से शुरुआत होती है। यदि हमें किसी की आवश्यकता, भूख की भी आवश्यकता होती है, प्यास की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, हम मस्तिष्क के सूचना तंत्र से ही हम जान पाते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता। जैसे यदि हम यहाँ पास छूते हैं या फिर इसको काटते हैं, तो यहाँ से भी जो हमारे तंत्र होती है, यहाँ से हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है, यह सूचना तंत्र हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इस वजह से हमारे शरीर में किसी का काटना या फिर छूना, स्पर्श करना हमारे मस्तिष्क सूचना तंत्र से होती है। तो यदि जो बच्चे शारीरिक रूप से कुपोषित होते हैं, तो ऐसे बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं शुरू से पाई जाती हैं, जैसे जन्म से अंधे होना, कमज़ोर दृष्टि वाले होना, कम सुनना, ऊंचा सुनना, श्रवण दोष होना, सुनने में कमजोरी होना, देर से बोलना या फिर नहीं बोलना, बहुत प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं।
कुछ जन्म से, कुछ वातावरण से और कुछ दुर्घटनाओं संबंधित ग्रसित होकर के। तो बच्चों, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है और वो जिन बच्चों में होती है वो बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगी मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले जो होते हैं, असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले जो बच्चे होते हैं वो इस वर्ग में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। जो असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले जो बच्चे होते हैं, ये बौद्धिक असामान्य रूप से धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इन बच्चों में धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे मैं आप लोगों को धनात्मक रूप से या ऋणात्मक रूप से मैं इसके बारे में अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करती हूँ प्रतिभाशाली बच्चे, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बच्चे जो धनात्मक रूप से बौद्धिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जिसमें असामान्यता वाले बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चा के रूप में कहा जा सकता है। ये बच्चे भी असामान्य होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये प्रायः विलक्षण बुद्धि या तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो इसका उल्लेखनीय होता है, किसी भी क्षेत्र में होते हैं या उच्च स्तरीय वाले बुद्धि रखते हैं। इसका IQ लेवल यदि देखा जाए तो 120 से काफ़ी अधिक होती है। ये कम बुद्धि वाले नहीं होते, 120 से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक कार्यों को संपन्न करते हैं, आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इसी प्रकार से मानसिक रूप से जो बच्चे होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, वे बच्चे होते हैं मानसिक रूप से होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। कुछ विद्वान सृजनात्मक बालक को उच्च मानसिक योग्यता वाले बच्चे की श्रेणी में रखते हैं, प्रतिभाशाली श्रेणी वाले बच्चे के रूप में रखते हैं, प्रतिभा संपन्न श्रेणी वाले बच्चे के रूप में रखते हैं। कहने का मतलब कि प्रतिभाशाली बालकों में भिन्न मानते हैं। अनेक अध्ययन और शोधों के माध्यम से यह पता चला है, अनेक अध्ययन और शोधों के में पता चला है कि एक औसत बौद्धिक बालक को अधिक सृजनात्मक बालक के रूप में पाया गया है। प्रतिभाशाली बालकों में कुछ सीमा तक सृजनात्मक गुण पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों में कुछ सीमा तक सृजनात्मक गुण पाया जाता है, किंतु देखा जाए तो ये प्रत्येक सृजनात्मक बालक औसत से अधिक मानसिक योग्यता के रूप में रखते हैं। अतः सृजनात्मक बालकों में एक प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है, जिसे व्यवहार के रूप में हम लोग मानते हैं। यह विशिष्टता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को निर्माण करना, जैसे कोई टूटा फूटा जो खिलौना है, पता चल रहा है कि वो बच्चे जो होते हैं उसको तुरंत बना लेते हैं, ठीक है। या फिर किसी समस्याओं का सॉल्यूशन करना, मान लीजिए कि कुछ ऐसे हस्तकला से संबंधित हो, ठीक है, तो उसको वह निर्माण करना। जैसे मिट्टी से संबंधित कुछ वस्तु का निर्माण करना, कागज़ से कुछ वस्तु का निर्माण करना, या फिर कागज़ के ऊपर कुछ स्केच से संबंधित कोई चित्र का निर्माण करना। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं कागज़ से संबंधित स्केच निर्माण करते हैं, ये सभी जो बच्चे होते हैं काफ़ी सृजनात्मक रूप में होते हैं। तो ये सभी बच्चों का जो व्यवहार होता है ये काफ़ी अलग होता है। तो ये सभी जो बच्चे होते हैं इसका व्यवहार काफ़ी अलग होता है, और ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी सृजनात्मक रूप से पाए जाते हैं। जैसे डिस्पोजल जो सामान होता है जिसे हम प्रयोग में नहीं लाते, ये बच्चे होते हैं उन सामानों को बेहतर तरीके से कुछ बनाना। आपने यूट्यूब वगैरह में भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सामानों का जिसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोग अगला बालक पाते हैं मंदबुद्धि। इसे ऋणात्मक बौद्धिक श्रेणी में रखते हैं। ये असाधारण बालक जो होते हैं प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी बुद्धि उपलब्धि औसत से काफ़ी कम होती है। इनमें कुछ सामान्य कक्षाओं में और कुछ विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा इन बच्चों को सिखाया जाता है और उपयोगी बनाया जाता है। एक सीमा तक इनकी बुद्धि उपलब्धि होती है और किसी भी कार्यों में के रूप में इसे प्रशिक्षित किया भी जा सकता है या किया नहीं भी जा सकता। ऐसा इसलिए हो सकता है कि प्रशिक्षण केंद्रों में इन बच्चों को जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे, इसे सीखने में तत्पर नहीं करोगे, ये बच्चे नहीं सीख पाते। फिर अगला है
शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक कहने का मतलब जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। वो पढ़ने लिखने में अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, लेकिन इसे फिर भी 3 वर्गों में हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। ऐसे बालक, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक ऐसे बालक जो स्तर जो सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे बालक जो होते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी ये होते हैं, काफ़ी गहनता से सीखते हैं, अपने विचारों को काफ़ी ये से सीखते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और याद की हुई विषय वस्तु को वो अधिक समय तक धारण कर पाते हैं, भूलते नहीं हैं। इसे शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बालक के रूप में कहेंगे, क्योंकि इसका बौद्धिक स्तर सामान्य बच्चों से उच्च होता है। ये निरंतर अभिलेख रखने वाले जो बच्चे होते हैं और इसकी योग्यता सूची जो होती है ये अन्य जैसे अध्यापकों या अभिभावकों के काफ़ी प्रिय होते हैं। इनके योग्य अभिभावक जो होते हैं शैक्षिक पर्यावरण की जो इसकी आवश्यकताएं होती हैं और अभिभावक उसे देते हैं। अधिकांश लोग शैक्षिक रूप से प्रतिभाशाली बालकों को एक वर्ग में रखते हैं जो विवादास्पद है। यद्यपि शैक्षिक उपलब्धि वाले जो बच्चे होते हैं, बौद्धिक समृद्ध वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, अधिकांशतः यह होना चाहिए कि सभी बच्चों को मिलाकर रखना चाहिए कक्षा में। सभी बच्चों को परस्पर मेल मिलाप के साथ रखना चाहिए, अलग अलग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है बच्चों कि सभी बच्चे एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को देख करके अपने क्रिएटिव का निर्माण करते हैं, अपने सृजनात्मक का विकास करते हैं। इसमें शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वे नहीं होते हैं, क्योंकि शैक्षिक रूप से पिछड़ापन इसका कारण हो जाता है। आधुनिक रूप से जो बालक होते हैं किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाले जो बालक होते हैं, ऐसे बालक शैक्षिक रूप से औसत या श्रेष्ठ होते हैं, किंतु विषय सीखने की जो कठिनाई का अनुभव करते हैं, जो विषय सीखने में ये बच्चे जो कठिनाई का अनुभव करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं साहित्य विषय को सीखने में काफ़ी कठिनाई का प्रयोग करते हैं, या फिर गणित या विज्ञान के विषयों को सीखते जाते हैं। गणित या विज्ञान के विषयों को सीखने में से काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो ये बच्चे होते हैं अमुक विषय में सीखने में इन बच्चों में निर्योग्यताएं पाई जाती हैं, जो इस बच्चों में पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब किस तरह के बच्चे होते हैं। फिर होता है संप्रेषण बाधित बच्चे होते हैं। ऐसे बालक वे होते हैं जो दूसरों की बताई गई बातों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। दूसरों को बताई गई बातों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें धनात्मक पाया जाता है, क्योंकि और उच्च प्रतिभावान संपन्न बालक धनात्मक पाया जाता है, क्योंकि उच्च प्रतिभावान संपन्न बालक प्रायः शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाला बालक बौद्धिक क्षमता या फिर किसी विशेष क्षेत्र में काफ़ी उच्च रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभा संपन्न जो बालक होते हैं समानांतर जन्मजात होते हैं, जबकि उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले जो बालक होते हैं वे काफ़ी अलग होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, आगे होता है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। ये बालक वे होते हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, 2 वर्ष में ही पिछड़ जाते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनका पिछड़ापन मुख्यतः कुछ कारणों से होता है। जैसे प्रथम वो जो दोषपूर्ण शैक्षिक पर्यावरण या फिर शैक्षिक त्रुटि के कारण होता है। यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस संबंध में इन बालकों में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विकास अंतर पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में आप लोगों को आज बताई कि विशिष्ट बालकों का किस प्रकार से पहचान किया जाता है, विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक की सीखने की तीव्रता कैसे होती है, उसके प्रकारों के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि अगला वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को देख करके बेहतर तरीके से समझेंगे और अपने जो आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसका भी अध्ययन करेंगे। और मैं यहाँ वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ
कि आप लोग नोटबुक लीजिए और आप विशेष बातों को लिखिए, ताकि आप लोग उसको मैसेज भी कर पाएंगे, कमेंट भी करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से अपने अगर जो विषय छूट गया है उस विषय को बताते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यह वीडियो जो बताई हूँ कैसा लगा यह आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। और ये आप लोगों का जो निर्देशन और परामर्श को मैं ऑनलाइन विषय के तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। और ये विशिष्ट बालक जो आप लोगों का रन हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और इस विशिष्ट बालकों में जो मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, इस विशिष्ट बालकों के जो परिभाषाएं हैं उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद करके रखिए। पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंट याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रत्येक पाठ के विषय को वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन कीजिए। वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने से क्या होगा कि आप लोगों के पास में विषय जो सार रहेगा उसका आप लोग एक टिप्पणी के रूप में बना सकेंगे, उसको व्याख्या कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से यह कहूँगी कि आप लोग प्रत्येक जो पाठ विषय है उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए और आत्मसात कीजिए। प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, समय निकाल कर देखिए, ताकि अगले वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, ताकि आप लोग फिर से यह वीडियो देख सकें। धन्यवाद।